at BCC. Once again, welcome you all to my channel BCC एग्रीकल्चर। हमने टीलेज एंड टिल्ट में बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और मेन जो टॉपिक है हम इसमें डील करेंगे और फर्दर कुछ लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड फर्दर प्रोसीड करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ। और जैसा कि ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके CGPA और GPA को बूस्ट अप करने के लिए। तो आई होप आप एकदम मन लगा के आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें कि आपका CGPA और GPA इम्प्रूव हो पाए। और जो भी स्टूडेंट आपके बैचमेट है यदि एग्रोनॉमी में डाउट है तो प्लीज़ लेक्चर शेयर कीजिए। मे बी टाइम निकलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले आप रियलाइज़ कर ले तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब भी टाइम निकल जाता है आप मे बी अभी इम्पोर्टेंट ना समझ रहे होंगे कि लेक्चर का जो भी कंटेंट है, लेकिन आई नो दैट्स व्हाट आई कंटेंट टॉट यू। सो आप यदि बिलीव करके चलते हैं हम पर तो ज़रूर आपको बेनिफिशियल होगा। लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या फ़ायदा हुआ और क्या आपको मार्क्स आया यदि आप फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स उसके बाद जो भी क्वेश्चन है मीट का तो जो भी कॉलेज का क्वेश्चन आता है तो अलग अलग बाइफरकेट कर जाता है, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर एक्सटर्नल का क्वेश्चन है हम जरूर डील करेंगे और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम डील करेंगे। कम से कम जितना चैप्टर हम कवर कर लिए हैं तो उससे जो जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम जरूर उसको डील करेंगे, तब आपको रियलाइज़ हो पाए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फर्दर हम और भी कोर्सेज पर लेक्चर बनाएंगे, लेकिन प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं यदि लेक्चर को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें यदि आप BSc AG कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में है या एनी टाइप ऑफ से आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप कमेंट करें। जैसा कि मे बी सपोर्टिंग वर्क काम करेगा आपका कमेंट। तो फर्दर स्टार्ट करते हैं और बी श्योर कि आप यदि फॉलो करते हैं तो आपको कभी डाउट नहीं होगा इस कोर्स से रिलेटेड। आप क्लास अटेंड करें, लेकिन क्लास के बाद यदि मे बी आपको क्लास में नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ लेक्चर विजिट करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्पेशल मेथड ऑफ टीलेज कवर किया था, तो कुछ मेथड और है टीलेज का तो उसको भी हम डील करते हैं इस चैप्टर में। देन फर्दर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम जैसा कि बोला कि हमने डेप्थ में क्लियर करना है सब चीज़ों को और विथ टारगेट लेके चलना है कि हमको बहुत अच्छा मार्क्स है, कम से कम 8 या 9 CGPA है। यदि हम आप मेरे कोर्स को फॉलो करते हैं तो मीड दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके कॉलेज में कितना सिलेबस आएगा मिड एग्जाम में, लेकिन एक्सटर्नल में तो होल सिलेबस आता है। तो हम मेनली एक्सटर्नल को फोकस करके चल रहे हैं। मिड आप सेल्फ डिपेंडेंट होके तैयारी करें और जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है मिड के एग्जामिनेशन में तो आप लेक्चर्स की मदद से या बाय सेल्फ या टीचर या जो भी पढ़ा रहे हैं तो करें। एक्सटर्नल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, यदि मिड के लिए भी सेम चैप्टर अप्लाई किया जाता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बाद में पता चलेगा कि लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कंटेंट प्रोवाइड करता है, मे बी अभी रियलाइज ना हो पाए तो स्टार्ट करते हैं। हमने स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज में बहुत सारा मेथड देखा था। स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज का सब सॉइलिंग मेनली 4 to 5 ईयर के बाद हम सब सॉइलिंग करते हैं। इस नोट द कॉमन प्रोसेस एज प्लॉगिंग विदाउट एनी डिले प्रोसीड फॉर द कंजर्वेशन टिलेज। नेम से ही क्लियर है, वी हैव टू कंजर्व समथिंग एंड इन दिस conservation tillage we are mainly focused to conserve the organic matter. So you can remember or apply the trick to explain in examination that you are not have to remember but just click the what the actual matter and then write the actual explaining in the exam. Conservation tillage. Any tillage practice that build up the crop residue on the crop surface to minimize the impact of the water and wind erosion. That's mean
हम लोग जानते हैं कि जो भी हम प्लॉगिंग करते हैं तो जो भी सॉइल होता है वो एटमॉस्फेयर या सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आता है जो भी, तो इसके कारण इरोजन एकदम कॉमन हो जाता है, क्योंकि हम जब मिट्टी को प्लॉगिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, तो उसका जो कांटेक्ट होता है मिट्टी से तो वो थोड़ा कम हो जाता है, और मिट्टी पाउडर की तरह होता है तो वो इजीली डिस्पर्स कर सकता है। यदि हल्का भी विंड बढ़ेगा तो डिस्पर्स कर जाएगा। लेकिन हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर यदि अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उसका जो भी मटेरियल ऊज आउट होता है तो वो एक स्टिकी सब्सटेंसेस की तरह काम करता है, तो वो जो भी सॉइल को है वो होल्ड करके रखता है। और जब वो इनिशियल स्टेज में होता है तब भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी फेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जो भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कोई मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करते हैं फील्ड में तो उसका प्रोसेस लॉन्ग होता है, और उस लॉन्ग प्रोसेस के कारण each and every step that are beneficial for the soil and the crops that are grown in the field. So काफ़ी important होता है कि हम ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करें। तो इस टिलेज में मेनली मेरा फोकस रहता है कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको हम मेंटेन करके रखें, जिसके कारण सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर एंड wind कम हो। That's simple meaning, and after that overall we conclude the conservation tillage, but we proceed further. The 30% residual benchmark for the water erosion, that means 30%, that means overall 30% रेसिड्यू उसमें लेफ्ट होना चाहिए जो भी हम प्लॉट में तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए दैट मीन बेंच मार्क ऑफ वाटर इरोजन। यदि 30% रेसिड्यू अवेलेबल होगा तो हम वाटर इरोजन से सॉइल को बचा पाएंगे। एंड 100 पाउंड पर एकड़ इज बेंच मार्क फॉर द विंड इरोजन आर मिनिमम रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स 100 पाउंड पर एकड़, दैट मीन 1 एकड़ में 1000 पाउंड ऑर्गेनिक मैटर हमको अप्लाई करना है, तो वो बेंच मार्क है। दैट मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन थ्रू द विंड इरोजन। सॉइल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू विंड इरोजन इफ़ वी अप्लाइड 100 पाउंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर एकड़। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग कहने का मतलब है कि कंजर्वेशन टिलेज में हम क्या करेंगे कि हम जितना ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कर सकते हैं या फील्ड पे छोड़ सकते हैं उतना हम छोड़ेंगे, क्योंकि उससे हमारा जो भी सॉइल है वाटर और विंड इरोजन से इफेक्ट कम हो। The important criteria of conservation tillage system are presence of crop residue mulch, that means mulch material। हम इसका इम्पोर्टेंट जो भी क्राइटेरिया हम उसको डील करते हैं, दैट्स मीन हम इसमें क्रॉप मैटर या ऑर्गेनिक मैटर या क्रॉप रेसिड्यू या अदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें हम फील्ड में हम छोड़ते हैं, तो इसका मेन एक क्राइटेरिया है कि हमको ऑर्गेनिक मैटर हमको रखना है। दैट्स मीन वी हैव टू प्रेजेंस द ऑर्गेनिक मैटर इन द फील्ड। तो सिंपल फर्स्ट डिफिनीशन आपका कंजर्वेशन टिलेज से ही आ जाता है क्राइटेरिया। इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, दैट्स मीन इरोजन यदि हम रोक लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं सॉइल का थ्रू द जो भी विंड और वाटर से होता है तो सॉइल कंजर्वेशन तो होगा ही। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर से हम इरोजन रोक रहे हैं तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करते हैं तो उसका वाटर और ऑर्गेनिक मैटर जो भी डालते हैं तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक रहता है, तो जो भी वाटर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो फर्दर जो भी क्रॉप्स हम डेवलप करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए तो वाटर चाहिए ही, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट्स वन डिसएडवांटेज ऑर्गेनिक मैटर का होता है जो हम फर्दर लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे कि फर्दर वी हैव टू क्लियर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। इससे हम सॉइल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ेगा। मेंटेनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोडक्शन, इससे हम अपना हाई लेवल प्रोडक्शन मेंटेन कर पाएंगे। टू बी कंटिन्यू, दैट्स वन more type of the special tillage, and further we are to one more type of tillage, that is blind tillage. We are going to continue counter tillage और planting। हमने काफ़ी देखा जब भी हम हिली एरिया में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करके
हम लोग को प्लांटिंग देखने को मौका मिलता है। जैसे मीन्स एक स्टेप जैसे सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी जैसे एकदम जो भी एरिया रहता है तो उसका कम रहता है, लेकिन उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद कुछ कुछ राइज होते रहता है लेवल, एंड देन प्लांटिंग किया जाता है। तो इसका पीछे कुछ एडवांटेज भी है, और इसमें काफ़ी ट्रिक्स, काफ़ी फोकस करके इसको जो भी कितना हमें हाइट रखना है, कितना कैसे हमको स्लोपिंग देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जो भी इरोजन है उसको आप प्रिवेंट कर पाए। हल्का भी आप एंगल या जो भी स्लोपिंग है उसको डिस्टर्ब करते हैं तो काफ़ी लॉस होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो भी स्किल्ड पर्सन है वही इसका फार्मिंग कर सकते हैं, जो स्किल्ड पर्सन नहीं है, जैसे कि जो भी इन गाँवों का यदि हम बोले कि यहाँ पर काउंटर फार्मिंग करना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दैट्स वी हैव टू डिसाइड द स्लोप, एंड we have to make the proper angle and proper length of the height, length of the line. So that's required the special skill to do counter farming. देखते हैं क्या है काउंटर टीलेज और प्लांटिंग इज प्रैक्टिस ऑन द स्लोपिंग लैंड। दैट्स मीन स्लोपिंग लैंड जिसका ढला ऊंचा, जैसे ऊंचा हो पहाड़ की तरह, तो उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन कम हो, एंड द सरफेस रन ऑफ। जैसमीन जो भी वाटर का, जैसमीन अधिक पेड़ रहेगा तो वाटर कुछ वो ऑब्जर्व करेगा एंड प्रिवेंट करेगा, एंड दैट्स मीन वाटर ड्रेनेज से। तो two important reason to counter tillage, that means reduce soil erosion and direct surface runoff of water. A counter is the imaginary line connecting point of equal elevation on the ground surface and perpendicular to the direction of slope. तो कंटिन्यू करते हैं। काउंटर मीन्स लाइन ऑफ यूनिफॉर्म एलिवेशन। दैट्स मीन्स जो भी ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है एक एक लाइन, तो उसी को हम काउंटर कर रहे हैं, जिसका कुछ हाइट है तो यूनिफॉर्म एलिवेशन, दैट्स मीन यूनिफॉर्म हाइट है, तो इसको हम काउंटर करते हैं। जैसे मीन यहाँ पर हम देखें सबसे नीचे से हम देखते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6, 7, 8, 9, तो इसी को काउंटर कर रहे हैं कि इसका जो हाइट है, कुछ हाइट है इस लाइन का, जस्ट मीन तो इसी को काउंटर का सिंपल मीनिंग है एक लाइन जिसका कुछ हाइट है। एडवांटेज ऑफ इट रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस। दैट में हमने इसके डिफिनेशन में भी देखा था, दैट्स रिड्यूस रन ऑफ वाटर एंड soil erosion and reduce nutrient loss. Limitation of it are need a special skill to determine the counter line and increase the risk of soil erosion if improper counter line is formed. That means I already taught, that means it required a special kind of a skill, and if any improper counter line formation, then will create much damage to the irrigation and surrounding area. So further, blind tillage. It refers to the tillage done after the seeding and or planting the crops in a sterile soil, either at pre-emergence stage of the crops plant. That's mean ये टीलेज हम आफ्टर जब हम सीडिंग कर देते हैं या जो भी हम प्लांटिंग करते हैं तो वो उसका जो सीड है जर्मिनेट होने से पहले, ठीक है, जर्मिनेट होने के पहले स्टेज में या जब कुछ वो हाइट तक अटेन कर लिया हो एकदम अर्ली हाइट में, तो उसके बीच में जो भी हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वीड्स है उसको हम रिमूव कर पाए, और ऐसे करते हैं कि जो भी हम सीडलिंग है या प्लांट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हम उसका जितना प्री इमरजेंस स्टेज में रहता है उसी में हम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो सीड जो हमारा इल प्रोड्यूसिंग क्रॉप है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें यही कहने का मतलब है, इट रेफर टू द टीलेज डन आफ्टर द सीडिंग और प्लांटिंग। ये टीलेज ऑपरेशन सीडिंग और प्लांटिंग के बाद किया जाता है, आइदर एट प्री इमरजेंस, दैट मीन जर्मिनेशन होने से पहले ऑफ द क्रॉप्स प्लांट, और वाइल दे आर इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, या दैट मीन इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ रहे, दैट मीन स्टार्टिंग स्टेज ऑफ ग्रोइंग पीरियड हो उस समय कर सकते हैं, सो दैट द क्रॉप डू नॉट गेट डैमेज बट एक्स्ट्रा प्लांट एंड ब्रॉड लीव्स वीड आर अप्रूटेड। सो इसलिए हम यदि प्री इमरजेंस से पहले करते हैं या जब उसका इनिशियल स्टेज हो तब करते हैं, तो जो भी हमारा क्रॉप्स है वो डैमेज नहीं हो पाएगा
और जो भी हम एक्स्ट्रा प्लांट है वो हम इजीली रिमूव आउट कर देंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग टीलेज ऑपरेशन, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकता है टीलेज ऑपरेशन को। कैसे हम टीलेज ऑपरेशन में जैस्मिन डिसाइड करते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ सोइंग या कैसे हमको सोइंग करना चाहिए, या क्या हमें प्लगिंग का डेप्थ रखना चाहिए, या क्या हमें लेबलिंग मेथड यूज करना चाहिए। तो ये क्या फैक्टर है जो टीलेज ऑपरेशन को इफेक्ट करता है कि हमें किस टाइप का टीलेज ऑपरेशन करना चाहिए, दैट्स किस पर ये डिपेंड करता है। सेवरल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द टीलेज ऑपरेशन। बहुत सारा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कितना इंटेंसिटी, करने का मतलब है हाउ मेनी टाइम ऑफ यू आर प्लॉगिंग द फील्ड। दैट मीन किसी किसी क्रॉप को सोन करने के लिए हम 2-3 बार प्लॉगिंग करते हैं कि मिट्टी एकदम लूज हो पाए, और कितना हमें डेप्थ रखना है टीलेज का। दैट्स मीन टीलेज का डेप्थ करने का मतलब प्लॉगिंग जो भी हम करते हैं तो उसको हम कितना डीप करके हम मिट्टी को जुताई करते हैं, तो यही करने का मतलब है। तो दे आर फॉलोइंग, देखते हैं क्या क्या फैक्टर है। सॉइल टाइप, यदि क्ले सॉइल है तो हमें हेवी मशीनरी यूज करना पड़ेगा, और जो भी प्लगिंग का डेप्थ है थोड़ा नीचे तक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम क्ले सॉइल बोलते हैं या हेवी सॉइल बोलते हैं तो वो काफ़ी कॉम्पैक्टेड रहता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेवी आयरन रॉड यूज करना पड़ेगा, जैसे मीन हम कल्टीवेटर में देखते हैं तो वो यूज करना पड़ेगा। यदि हम उसके लिए सिंपल वन हैंडेड जो भी खुरपी ये सब लें तो काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन हम वही सैंडी के केस में देखें तो ईजिली हम प्लगिंग कर सकते हैं, तो नॉर्मल कोई भी हम सिंपल इम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं तो हो जाएगा। क्रॉप एंड देयर वैरायटी, जो भी क्रॉप है क्या क्रॉप का डिमांड है, किस टाइप का उसको मिट्टी चाहिए, कितना उसको वीड से बचाना है। यदि ज़्यादा वीड रेजिस्टेंस है तो हम नॉर्मल भी प्लगिंग करते हैं तो काम चल जाएगा। यदि हम कम भी वीडिंग करते हैं, इंटर कल्टीवेशन कम भी करते हैं तो काम चल जाएगा। यदि वीड टॉलरेंस है तो, यदि वीड सेंसिटिव हाईली वीड सेंसिटिव है तो हमें हाई नंबर ऑफ प्लगिंग करना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा, मोर नंबर टाइम इंटर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ फार्मिंग, हम किस टाइप का फार्मिंग कर रहे हैं, दैट मीन वी टॉक्ड अबाउट दैट्स काउंटर फार्मिंग, काउंटर टिलेज, दैट मीन काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रैक्टिस होगा टिलेज का, उसके बाद हम नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए अलग प्रैक्टिस होगा टिलेज का। मॉइस्चर स्टेटस ऑफ सॉइल, दैट मीन हम टिलेज के टाइम हमें मॉइस्चर का जो भी स्टेटस है वो अवेलेबल होना चाहिए। यदि मॉइस्चर का स्टेटस अवेलेबल नहीं होगा तो जो भी मिट्टी है, यदि हाई मॉइस्चर भी नहीं चाहिए, लो मॉइस्चर नहीं चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए। कंडीशन इसलिए क्योंकि हाई मॉइस्चर रहेगा तो जो भी मिट्टी है वो एकदम, जब भी मॉइस्चर हम मिट्टी प्लगिंग कर देते हैं तो एकदम एक्सपोज हो जाता है, और जब भी पानी उसमें से इवापोरेट होगा तो एक बड़ा बड़ा हेवी क्लाउड बना लेगा। यदि कम मॉइस्चर है तो हम प्लगिंग करते हैं तो एकदम मिट्टी धूल की टाइप का हो जाएगा, और जब भी विंड या जो भी वाटर गिरेगा तो ईजिली इरोजन हो जाएगा। तो इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, डेट में कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए कि वो मिट्टी को होल्ड करके रख पाए। डेट मीन्स कुछ फोर्स उस दोनों के बीच में प्रेजेंट रहे। क्लाइमेट एंड सीजन, दैट मीन क्लाइमेट एंड सीजन भी इम्पोर्टेंट रखता है कि किस टाइप का टिलेज ऑपरेशन करना है। एक्सटेंट ऑफ वीड इन्फेस्टेशन, किस टाइप का वीडिंग है, पेनियल वीड है या एनुअल वीड है, या वीड का किस टाइप का रूटिंग सिस्टम है। अधिक डीप रूटेड वीड है तो हमको प्लगिंग हाई करना पड़ेगा कि जो भी वीड है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाए। इरिगेशन मेथड, कौन सा इरिगेशन मेथड प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड करना है तो हमको उसके लिए अलग टाइप ऑफ टिलेज ऑपरेशन करना पड़ेगा। दैट मीन जो भी हम इरिगेशन देना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग टाइप का मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम डीप इरिगेशन देना चाहते हैं तो उतना लेबलिंग का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट वाटर उसके रूट में ही डालेंगे। यदि हम नॉर्मल डायरेक्ट पानी एकदम फील्ड में छोड़ना चाहते हैं तो हमें लेबलिंग करना होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि हम एक ही जगह पानी डालेंगे तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वल प्रोपोर्शन इन द ऑल द फील्ड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशल नीड इकोनॉमिक कंडीशन, दैट मीन स्पेशल कुछ नीड जो आपका होगा, सीड्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या जो भी आप एरिया का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या दैट में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, स्पेशल नीड या इकोनॉमिक कंडीशन। देन फर्दर बात करते हैं डेप्थ ऑफ प्लगिंग।
कितना हमें प्लगिंग का डेप्थ रखना चाहिए। सीडिंग का हमने डेप्थ देखा था 25 से हम 30 सेंटीमीटर तक सोइंग करते हैं। डिजायरेबल प्लगिंग क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने बात किया कि कुछ कुछ जैस्मिन जस्ट डीप रूटेड वीड है तो हम उसके लिए थोड़ा डीपर प्लगिंग करेंगे क्योंकि जो भी उसका रूट है तो वो अपरूटेड हो जाए। और नॉर्मल वीड है जिसका एकदम लिटिल अभी इनिशियल स्टेज में ही है, तो हम नॉर्मल प्लगिंग करके उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन डिजायरेबल प्लगिंग डेप्थ 12.5 से 20 सेंटीमीटर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लगिंग डेप्थ इज 10 to 20 centimeter to shallow rooted crops and 15 to 30 centimeter to deep rooted crop। यदि हमारा क्रॉप जो भी हम सीड सोन कर रहे हैं तो फर्दर जब क्रॉप में कन्वर्ट होगा तो उसका यदि डीप रूटेड क्रॉप है तो चाहिए होगा कि उसका जो भी रूट प्रोलिफरेशन होगा, दैट मीन रूट डेवलप होगा तो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। तो हम उसके लिए प्लगिंग जब मिट्टी हम इजली दैट मीन कंपैक्शन कम रहेगा, लूजनेस ज़्यादा रहेगा तो ईजिली जो भी उसका रूट है वो स्प्रेड हो पाएगा। तो यदि डीप रूटेड क्रॉप है तो हम उसके लिए 15 से 30 सेंटीमीटर तक प्लगिंग करेंगे। और सैलो रूटेड क्रॉप है जिसका रूट जैसे फाइबरस टाइप का है और ज़्यादा अंदर तक नहीं पेनिट्रेट होगा तो उसके लिए 15 से 20 मीटर रखेंगे। डीप प्लगिंग इज डन टू कंट्रोल पेरेनियल वीड्स एंड टू ब्रेक सॉइल हार्ड पैन। जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है कि जो भी डीप प्लगिंग हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका पेरेनियल वीड हो। जैसे पेरेनियल वीड करने का मतलब है कि 1 से ज़्यादा साल वाला वीड होता है, तो जैसमीन 1 से ज़्यादा साल का जो भी वीड है तो उसका रूट ऑफकोर्स डीप रूटेड होगा, तो उसके लिए हम डीप रूटेड प्लगिंग करते हैं। और जो भी उसका हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए जो भी लेयर है सॉइल का उसके नीचे हार्ड पैन डेवलप हो जाता है ड्यू टू द कंटिन्यूस हेवी मशीनरी यूज, तो उसको हम ब्रेक करने के लिए भी हम डीप प्लगिंग करते हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ प्लगिंग, जैस्मिन हमने बताया कि कितना नंबर ऑफ प्लगिंग रखना चाहिए। हम स्ट्रिप टीलेज में हमने देखा था कि एक स्ट्रिप में ही हम टीलेज करेंगे, तो उसमें यदि हम करें तो हम नॉर्मल एक स्ट्रिप में टीलेज करेंगे। पूरा फील्ड को कवर करने की प्लगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके हम क्या नंबर ऑफ प्लगिंग रखें, हम किस क्रॉप के लिए कितना प्लगिंग करना चाहिए। यदि हम कॉमन एग्जांपल देखें कि नील की खेती में कम प्लगिंग रिक्वायरमेंट होगा कि ज़्यादा प्लगिंग रिक्वायरमेंट होगा। नील की खेती में आपको ज़्यादा प्लगिंग रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि उसके लिए मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो जब तक हम प्लगिंग करके एकदम मिट्टी को स्टीयर कम्प्लीटली नहीं कर पाएंगे तब तक वो एकदम सॉफ्ट सॉइल नहीं बन पाएगा। तो नंबर ऑफ प्लगिंग डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर, ये देखते हैं। सॉइल कंडीशन क्या है। टाइम अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बिटवीन 2 क्रॉप, दैट मीन हम 2 क्रॉप के बीच में यदि हमारे पास कम टाइम है तो उसी टाइम में हमको प्रेपरेटरी टीलेज और इंटर कल्टीवेशन टीलेज और जो भी अदर टाइप ऑफ टीलेज है उसको डन करके हमको नेक्स्ट क्रॉप के लिए आगे बढ़ना होगा। यदि हम डिले कर देते हैं तो हमारा यील्ड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेज में क्रॉप को सो होना चाहिए उसी स्टेज में हमको सो करना है। यदि 2 क्रॉप के बीच में हमको टाइम कम अवेलेबल है तो हम लेस नंबर ऑफ प्लगिंग करेंगे। तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, क्या हम क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें नंबर ऑफ प्लगिंग क्या रखना चाहिए। स्मॉल और फाइन सीडेड क्रॉप रिक्वायर फाइन टिल्थ विच में रिक्वायर मोर प्लगिंग। दैट मीन हमने बात किया था कि टिल्थ 2 टाइप के होते हैं, फाइन एंड कोरस। तो यदि हम फाइन टिल्थ बनाना है स्मॉल सीडेड के लिए तो दैट मीन नंबर ऑफ प्लगिंग रिक्वायर मोर। तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो टीलेज, नो टीलेज एंड सो ऑन, स्पेशल टाइप ऑफ modern type of tillage operation. And I hope this is clear to all of you what I taught in this lecture. If any doubt in spite of that you can easily comment, and I hope you following my lecture, and please share and subscribe, and be stress free, and be watching my channel. Thanks for watching my channel once again.